अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद के हवाले से एक खबर है, आजाद कश्मीर में नए वजीर आजम आ गए, लेकिन अगला क्या प्लान है उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। उसके साथ साथ सियासत में बद तहजीबी, सहाफियों के साथ गैर शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल, ये वो बहस है जो आजकल काफी ज्यादा हो रही है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फलस्तीनियों के साथ इसराइली जेलों में क्या सलूक किया जा रहा है, उस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के व्लॉग में उन पर भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आजकल ट्रैफिक का एक तरह से बहरान पैदा हुआ है। आए रोज ट्रैफिक जैम्स होते हैं। मैं गुज़िश्ता चंद रोज से देख रहा हूं सीनियर सहाफी, तजियाकार, उसके अलावा दीगर इंपॉर्टेंट शख्सियात, सियासतदान, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो ट्रैफिक जैम्स में फंसे हुए हैं। आए रोज कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको चंद मिनट से लेके घंटा घंटा ट्रैफिक जैम के अंदर इंतजार करना पड़ता है। ये सामने आप देख सकते हैं। नफीस जकरिया साहब है, सीनियर सफारतकार हैं, हर कोई उनको जानता है। उन्होंने भी ट्वीट की हुई है कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम की वजह से कभी उनका घंटा जाया हो जाता है, और बुनियादी तौर पर वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम आई हुई है जिसको एक होटल के अंदर ठहराया हुआ है, और वो होटल जिस जगह पे है उस वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब की भी सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लाखों शहरी रोजमर्रा की बुनियाद पर जलील हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह से तो काफी ज्यादा ये मामला संगीन हो गया। उससे पहले भी अगर आप हालिया बरसों में देखें तो इस्लामाबाद का जो एक वो तासुर था कि एक बड़ा पुरसकून शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी कम है, वो तासुर अब खत्म होता जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी आप ट्रैफिक जैम्स में फंसते हैं, और इसी वजह से फिर वो लोग जो पहले से इस्लामाबाद में रह रहे हैं, यूज टू हैं, अब वो इसके ऊपर कंप्लेन वगैरह भी कर रहे हैं। मैं कितनी दफा इस्लामाबाद से पिंडी जाते हुए या पिंडी से इस्लामाबाद आते हुए रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हूं। कभी रूट लग जाता है, आपको 10 मिनट से लेके आधा आधा घंटा इंतजार करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें रोजमर्रा की बुनियाद पे आम आवाम तो एक्सपीरियंस कर ही रहे थे। अब वो लोग हैं जो नॉर्मली इस तरह की कंप्लेन करते हुए आपको नजर नहीं आते, अब वो लोग भी गिले शिकवे कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सूरत हाल है ट्रैफिक की इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, ये भी मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी ये लिखा हुआ है कि अगर आपने टीम को ठहराना था तो रेड जोन में ठहराते, एन इस्लामाबाद के दिल सेंटोरस के साथ मुंसलिक होटल में ठहरा दी। अब जिस एरिया में टीम को ठहराया गया है वहां पे जब आप सिक्योरिटी की वजह से रोड्स बंद करते हैं तो वो पूरा एक तरह से नेटवर्क है वहां पे रोड्स का, वो सारी रोड्स बंद हो जाती हैं और लंबी कतारें लग जाती हैं। अगर उनको किसी ऐसे होटल में ठहराया जाता जो रेड जोन के करीब है, एक होटल है जो सीधा कश्मीर हाईवे से, वहां पे टीम चली जाती, लेकिन फॉर सम रीजन उनको वहां नहीं ठहराया गया, इधर ठहराया गया, और जिसकी वजह से अब ये ट्रैफिक के काफी ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उसके अलावा फिर काम वगैरह भी हो रहा है, कहीं पे कोई पुल बन रहा है तो कोई दीगर चीजें हो रही हैं, तो जिसकी वजह से इस्लामाबाद के शहरी जो हैं, अगर आप ये कहें कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान काफी हद तक जो है मुतासिर हुए हैं। कभी एक एरिया के शहरी मुतासिर होते हैं, कभी दूसरे एरिया के मुतासिर होते हैं, और फिर जो बेहंगम किस्म की आप आबादी बढ़ती हुई देख रहे हैं, शहर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो भी एक बड़ा कॉज फॉर कंसर्न है, और उसकी वजह से भी वो ट्रैफिक और जो सारे मामलात हैं उनमें एक तरह से बिगाड़ आया। अच्छा जी, आजाद कश्मीर में नए वजीर आजम साहब आगे हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आजाद कश्मीर के एक साबिक वजीर आजम का रवैया सहाफी के साथ क्या था जब वो वोट डालने आए, जरा ये देखिएगा। सहाफी ने उनसे क्वेश्चन किया, आगे से उन्होंने क्या कहा, जरा देखिएगा इस वीडियो में। बंद करेंगे ऐसे तुम लोग बंद करेंगे ऐसे तुम लोग। जी, आपने देखा क्या सहाफी के साथ ये रवैया मुनासिब था? क्या ये हरासमेंट थी? क्या ये जो है उनके साथ गैर शाइस्तगी का मुजाहरा किया गया? क्या इसके ऊपर कोई तनकीद करेगा? क्या इसके ऊपर कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये काम रिपोर्टर है, वो बेचारा रिपोर्ट कर रहा है, वो पूछ रहा है कि सर आप वोट डालेंगे, तो आगे से क्या एक साबिक वजीर आजम का रवैया ऐसा होना चाहिए? अगर इस सहाफी की जगह कोई और नामवर कोई सहाफी खड़ा होता, कोई एंकर होता, उसके साथ ये सलूक किया जाता तो कितनी ज्यादा कंडमनेशन होनी थी, कैसे कैसे ट्वीट्स आने थे, कैसे कैसे बयान आने थे, हरासमेंट से लेके पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगने थे। लेकिन मसला ये है कि ये डिपेंड करता है कि किसके साथ हो रहा है। बड़ी सिलेक्टिव किस्म की हमारी आउटरेज है, बड़ी सिलेक्टिव किस्म की हमारी मेमोरी तो है ही है, और लगता ये है कि बड़े सिलेक्टिव किस्म के हमारे मॉरल्स भी हैं। एनीवे, एक सहाफी के साथ क्या ये रवैया मुनासिब है या नहीं है, ये इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन उससे
बड़ी चीज आपने ये नोट करनी है कि इस तरह का वाकया जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, इसके ऊपर कितनी आउटरेज है और इसके ऊपर कितनी तनकीद की गई है। किसी ने कोई कहा कि ये फैशिस्ट रवैया है, ये एक सियासी जमात का रवैया है, इस वजीर आजम का किस सियासी जमात से ताल्लुक है, किसी ने जिक्र किया, किसी ने कोई जिक्र, मेरे सामने तो अभी तक उस तरह नहीं हुआ, लेकिन बहुत थोड़े लोग जिक्र कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो लोग मैटर करते हैं, जो खुद बड़ी बड़ी आवाजें हैं, उनमें से कितने लोगों ने कोई छोटी सी भी आवाज इसके लिए उठाई। एनीवे, एक और चीज जो मैं इसी हवाले से देख रहा था, हमारे वजीर दिफा ने एक ट्वीट की हुई है और वो ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो भी सियासत में बदतमीजी और गालम गलोच का जो कल्चर है उसके हवाले से है। हमारे वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट किया। वो जो सहाफी के साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जो काबिल मुजम्मत है, ये उसके हवाले से ख्वाजा साहब की ट्वीट है। मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं। सियासत में बदतमीजी और गालम गलोच की रवायात इमरान खान और यूथियों ने डाली है। अब ये जुबान आप चेक करें। अब ये जो वर्ड यूथिया है, ये एक इंतहाई गंदी मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज है। अब ये बुनियादी तौर पे वो गाली तो आप दे नहीं सकते, तो आप जो है ये लफ्ज यूथिया इस्तेमाल करते हैं। आप सब, हर किसी को पता है ये कौन सी गाली से निकला हुआ लफ्ज है। और इसके अलावा एक और इमरान इस किस्म का लफ्ज है, वो भी एक गंदी गाली से निकला हुआ लफ्ज है, वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जनाब सियासत में बदतमीजी, गालम गलोच का जो कल्चर है, ये उसकी तनकीद कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं। और जुबान आप चेक करें। अब देखें, हर किसी को पता है कि ये लफ्ज किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। आगे भी मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा इसकी भारी कीमत अदा करेगा। ये जो गाली गलोच का कल्चर आ गया। बैरून मुल्क साबिक पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर भी तहजीब नाम की कोई चीज नहीं सीखी। जो अपने घरों से सीख कर गए थे उसी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर यूथियों का लीडर चोर है और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पीरनी बेगम जनरल फैज हमीद और बाजवा के लिए काम कर रही थी, तो इसमें शाहजेब खानजादा का क्या कसूर है? क्या ये मुनासिब जुबान है? क्या ऐसी जुबान जेब देती है एक सीनियर रहनुमा को? आगे आप सुने वो क्या लिखते हैं। शाहजेब बड़ी मेहनत से रिसर्च करता है, अपना काम करता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, वो तो साफी के वाले से बात कर रहे हैं। और सियासत में वो ये भी उन्होंने उसके जो उनका काम है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है एक दो लाइनें। आगे वो लिखते हैं, अगर किसी यूथिये को ज्यादा खुर्क है तो अदालत में चला जाए और ज्यादा बेइज्जत होने के चांसेस रोशन हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी यूथिये को, वैसे तो उन्होंने गलती से उधर ते लिख दिया और तूथिये हो गया, पर वो लिख रहे वही है जो उन्होंने पहले ऊपर लिखा है। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी यूथिये को ज्यादा खुर्क है, क्या ये जुबान ऐसी है कि आप अपनी फैमिली के सामने बैठ के किसी को कहें कि भाई उसको ये जो कह रहे हैं वो हमें दोबारा उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। और ये गिला शिकवा वो कर रहे हैं कि हमारी सियासत के अंदर इन लोगों ने जुबान खराब कर दी और बदतहजीबी और गैर शाइस्तगी का अंसर आ गया हमारी सियासत में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि बाकी जो है हम चीजों के ऊपर क्या बात करें और बाकी ये कल्चर कैसे बेहतर होगा। 90s में क्या कुछ होता रहा, 70s में क्या कुछ होता रहा, 80s में क्या कुछ होता रहा, उसकी तफसीलात में बहुत दफा आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन एक सियासी जमात के वर्कर्स के लिए गंदी मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप बता दें किसी और सियासी जमात के फॉलोअर्स के लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसके अंदर गंदी गलीज गाली हो? ये तो जब एक सियासी जमात के सपोर्टर्स के लिए गंदी गलीज मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो दूसरी सियासी जमात के सपोर्टर्स को लोगों ने पटवारी कहना शुरू कर दिया। अब वो गाली तो उस तरह नहीं है, वो तो एक पटवारी तो एक प्रोफेशन होता है, एक सरकारी मुलाजिम होता है। पर एनीवे, ये गिला शिकवा कर रहे हैं गैर महजब जुबान का, गैर महजब रवैयों का। और आप इनकी अपनी ट्वीट को अगर टेक्स्ट देखें और उसको पढ़ें और उसको जिस तरीके से उन्होंने लिखी है और जो पैगाम उन्होंने जिस तरीके से दिया है, क्या ये मुनासिब है? ये क्वेश्चन है जो हम सबको खुद से भी करना चाहिए, बाकी कोई और अपने आप से करे या ना करे। अच्छा, अब आ जाते हैं आजाद कश्मीर के वजीर आजम पे। नए आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो गए। जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। फैसल मुमताज साहब जो है वो नए वजीर आजम होंगे। फैसल मुमताज साहब जो है वो मुमताज राठौर साहब के बेटे हैं। और मुमताज राठौर साहब जो है बड़े लेजेंडरी लीडर थे आजाद कश्मीर के, और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। शहीद बीबी के बड़े करीबी साथी थे और माजी में हमने बड़ी उनके हवाले से खबरें वगैरह पढ़ी, बहुत कुछ देखा कैसे यहाँ पे हुकूमतें तब्दील होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बीबी का साथ नहीं छोड़ा। तो वो एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन वाले
लीडर थे मुमताज राठौर साहब। तो ये उनके साहबजादे हैं। मुझे बाद में किसी ने बताया, जब ये मुंतखब हो गए, जब इनका नाम सामने आया, तो एक सहाफी ने मुझे बताया कि ये मुमताज राठौर साहब के बेटे हैं। फैसल साहब से मेरा कभी बातचीत नहीं हुई, गालबन एक टीवी प्रोग्राम में मैंने इनसे थोड़ी सी बात की थी, उसके अलावा कभी बात नहीं हुई। तो यकीनन ये आके बेहतर काम करना चाहते हैं और यकीनन इनकी ख्वाहिश होगी कि ये आके बेहतर काम करें। आजाद कश्मीर में अनवारुल हक साहब ने अपनी तकरीर की और वो चले गए। अनवारुल हक साहब जो है, आपको पता है, वो पीटीआई से थे पहले और वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना, फिर हुकूमत तब्दील हुई, जो कुछ भी हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। और फिर वहां पे अवामी एक्शन कमेटी आई और जो कुछ वहां पे हुआ वो भी फिर हमारी तारीख का हिस्सा है। उसको भी मेरे ख्याल में बड़ा अरसा याद रखा जाएगा। और अभी भी अगर आजाद कश्मीर के अंदर कोई पॉलिटिकली सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो वो अवामी एक्शन कमेटी है। कोई ये बेशक कहता रहे कि जी उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आजाद कश्मीर की अवाम किसी के साथ जुड़ी हुई है तो वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ है। क्यों है? इसलिए कि वो खुद अवाम की अपनी कमेटी है। अब वहां पे जो सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से आपने देखा कि सारी उनकी हुकूमत आके इस्लामाबाद बैठ गई, ये भी हालत हो गई थी कि वहां पे कोई जा नहीं सकता था। फिर यहां से वफाकी वुजरा गए, अवामी एक्शन कमेटी से सारी वहां पे बैठ के बातचीत की गई और मसाइल को हल करने की कोशिश की गई। मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन इस वक्त जो पहली चीज ये है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, फैसल साहब आ गए, वजीर आजम बन गए, लेकिन उनको नून लीग ने भी वोट डाला है। और चौधरी अनवारुल हक साहब, कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भाई एक तरफ ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं, उसको वजीर आजम बना रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी ख्वाहिश है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा भी हमारे पास हो। तो यानी वजीर आजम भी इनका और अपोजिशन लीडर का ओहदा भी इनके पास, यानी नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर वजीर आजम बनाते हैं और फिर वो जो अपोजिशन लीडर का ओहदा है वो भी अपने पास रखेंगे, वो नून लीग को दे दिया जाएगा। अच्छा, अब जो वहां पे इशू है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अवामी एक्शन कमेटी बहुत उभर के सामने आई और ये खदशा पैदा हो गया कि अवाम जो है अब वो सियासतदानों से दूर होती जा रही है। चौधरी अनवारुल हक साहब का उस तरह कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, अदरवाइज रेपुटेशन उनकी बड़ी अच्छी है। उन्होंने कोई उस तरह प्रोटोकॉल नहीं लिए, सादा सी जिंदगी गुजारी, बहुत सारे लोगों के खर्चे वगैरह कम किए। ओवरऑल उनकी जो रेपुटेशन है चौधरी अनवारुल हक साहब की, वो बतौर एक ऐसे वजीर आजम के थी जो करप्ट नहीं था, जो काम करता था, प्रोटोकॉल नहीं लेता था और दीगर लोगों को भी करप्शन नहीं करने देता था। बाकी सियासी तौर पे वो कितने फाल थे वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सोच ये है कि जनाब वहां पे एक ऐसा वजीर आजम था जो ज्यादा पॉलिटिकली उस तरह किसी डायनेस्टी से नहीं था, मारूसियत से नहीं था, उसके कोई पिछले जो खानदान वाले जो है वो सियासत में उस तरह नहीं थे, जिसकी वजह से जो अवाम है वो सियासतदानों से दूर हो गई। और अब एक ऐसा वजीर आजम लाया जाए कि जिसकी फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, उसके वालिद साहब एक बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल सियासतदान थे, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू लिटिल टू लेट। अब ये नहीं हो सकता। आजाद कश्मीर की डायनामिक्स, आजाद कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा के लिए बदल गई है। हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, अगर उसके अंदर अगर आप तब्दीली कर लें तो आप चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद होने वाली तब्दीली बेमानी हो जाती है। फैसल साहब हो जाएं, राजा फारूक हैदर साहब हो जाएं, ये जितने लोग हैं ये सारे मिल के भी खड़े हो जाएं और इनके मुकाबले में शौकत मीर साहब आ जाएं अवामी एक्शन कमेटी वाले, तो ये मिलकर भी उनको नहीं हरा सकते। इस वक्त इनकी जो पॉलिटिकल वर्थ है वहां पे वो अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो वो जो हालात बहुत वर्षों पहले हमें सोचने चाहिए थे कि खराब हो सकते हैं, वो हमने सोचे नहीं। अपनी मर्जी से हम वहां पे हुकूमतें बनाते रहे। पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत वहां पे बनेगी, नून लीग वाले आए तो वो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत वहां पे बनेगी, पीपल्स पार्टी वाले आए तो उन्होंने कहा कि हमारी वहां पे हुकूमत बनेगी। और उसका नतीजा आज ये निकला है कि आजाद कश्मीर की अवाम इनमें से किसी भी पॉलिटिशियन के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने पिछले दिनों एक जलसा करने की भी कोशिश की थी अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में, कोई बंदा ही नहीं वहां पे गया था और खाली कुर्सियों से वहां पे लोग खिताब करते रहे। तो जो मैं कह रहा था वो ये है कि नए वजीर आजम तो वहां पे आ गए हैं और 80% अभी तक वहां पे तरक्याती फंड्स कहा जाता है कि खर्च नहीं हुए, वो भी पीपल्स पार्टी वाले खर्च करेंगे। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर का होता है वो भी उन्हीं लोगों के पास रहेगा जिन्होंने नया वजीर आजम बनाया। तो ये जिस तरह की आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन का दौर है, जिस तरह का सोशल मीडिया का दौर है, अगर उस दौर में अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि आप वजीर आजम भी अपना लेके आएंगे और फिर अपोजिशन लीडर भी आपने अपना बनाना है, तो वो जो ख्वाहिश है, वो जो कोशिश है कि आवाम से रिकनेक्ट करना है, वो रिकनेक्शन होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा।
अच्छा जी, 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अदलिया में बहुत सारी तब्दीलियां हो गई और मैं देख रहा हूं कुछ दानिश्वर, कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं, वो शुरू ही यहां से करते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी अदलिया आजाद नहीं थी, अदलिया ये थी, अदलिया वो थी। भाई वो सारी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका क्रेडिट तो आप कम से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को दें ना। माजी में तो जो कुछ भी होता रहा वो हमारे सामने है, लेकिन इस वक्त जो कुछ कर रहा है तो आप बताएं कि कौन कर रहा है। बिलावल साहब का इसमें क्या किरदार है, 26वीं आईनी तरमीम में उनका क्या किरदार था, 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है। तो इस वक्त जो कुछ भी अदलिया के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा नून लीग को और पीपल्स पार्टी वालों को। लेकिन बहुत सारे लोग डंडी मार जाते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करते और जर्नलाइज किस्म की बात करते हैं। जी अदलिया तो जस्टिस मुनीर के दौर से ऐसे हुई और नजरिया जरूरत आ गया, ये हो गया वो हो गया। भाई अभी जो कुछ हो रहा है उसका तो बताएं ना। जो लोग कर रहे हैं, जो आए थे जिन्होंने कहा था कि जी हमने हाइब्रिड निजाम खत्म करना है, हम जमहूरियत लेके आएंगे, और वो किस किस्म की बातें करते थे, और आप लोग भी किस किस्म के इनकलाबी जो है दानिश्वरियां, इनकलाबी सहाफत, इनकलाबी एंकरिंग और पता नहीं क्या कुछ करते थे। आप बताएं ना कि जनाब अभी ये लोग आके क्या कर रहे हैं। यहां से शुरू करें आप 1964 से शुरू करते हैं या 54 से शुरू करते हैं या 48 से शुरू करते हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम से शुरू करें, आप काजी फाइज ईसा से शुरू करें, उनके फैसलों से शुरू करें, आप 2024 के इलेक्शन से शुरू करें, 2018 के इलेक्शन पे कर लें, 2013 के इलेक्शन पे बात कर लें, सब पे करें। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उस पे तो आप जिक्र कर लें, उसके ऊपर तो थोड़ी सी बात कर लें कि जनाब ये क्या कुछ हुआ, कैसे ये तरमीम की गई, कैसे मखसूस नशिस्तें इनको दी गई। इनका तो मैंडेट ही नहीं था। वो मखसूस सीटें जो किसी और की थी वो इनके बीच में बांटी गई, ऑल्दो के पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीजों को गोलमाल करके कह देते हैं जी यहाँ पे तो 76 बरस से ऐसा ही हो रहा है, 78 बरस से तो ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा होगा मान लिया, लेकिन आप तो ऐसे नहीं बोलते थे ना। आप तो बताते थे कि ये सियासी जमात ऐसे कर रही है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। पिछले 5-6 सालों के दौरान आपने तो कभी नहीं कहा था कि यहाँ पे 76 बरस से ऐसा हो रहा है, या 78 बरस से ऐसा हो रहा है, या 80 बरस से ऐसा हो रहा है। आप तो नाम ले लेके पिन पॉइंट करके बताते थे कि ये वजीर आजम आ गया, ये तो सिलेक्टेड है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो अब आपको 80 बरस की तारीख याद आ गई। अब आप जो पिछले 80 दिन के बारे में भी सोचने से कासर है। आपको ये भी नहीं पता कि पिछले 8 दिनों के दौरान क्या हो रहा है, या पिछले 8 महीनों के दौरान क्या हुआ है, या पिछले 1 साल के दौरान क्या हुआ है। अब वो आपको याद ही नहीं है। अब आप शुरू ही करते हैं तो 80 साल से और 78 साल से शुरू करते हैं, और इसमें ये कौन लोग हैं पूरी कौम को पता है। अब अच्छी बात यह है कि मैं हूं या कोई और हो, जो भी अपना जो है वो अवाम के सामने डंडी मारने की कोशिश करता है। अवाम अब इतनी वो जिसे कहते हैं ना प्रोएक्टिव है और इतनी ज्यादा सेवी हो चुकी है, इंफॉर्मेशन सेवी है, कि वो उसी वक्त क्लिप निकाल के आपके मुंह पे मारते हैं कि भाई ये तुम 4 दिन पहले तो तुम ये कह रहे थे, अब तुम इनकलाबी बन रहे हो, अब तुम ये कह रहे हो। तो चाहे मैं हूं या कोई और मौजूद शख्सियत हो, आजकल के दौर में आप अवाम के शऊर की तौहीन नहीं कर सकते, लेकिन आपको सलाम करना पड़ेगा। ये सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं, जिसमें सहाफी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, कोई कॉलम निगार है, कोई ये है, तो कोई सियासतदान है, तो कोई साबिक वजीर है, तो कोई मौजूदा वजीर है, तो किसी ने मुस्तकबिल में वजीर बनना है। ये सारे लोग जो हैं मिलके बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे अवाम बिल्कुल बेअकल है, बेशऊर है। भाई अवाम बिल्कुल समझती है, सब कुछ समझती है। जो लोग 200 रुपए की चीनी खरीद रहे हैं उनको भी पता है, जो 60 रुपए की खरीदते थे उनको भी पता है। आपको महंगाई नजर आए या ना आए, आप महंगाई पे बात करें या ना करें, आप जमहूरियत पे बात करें या ना करें, आप अदलिया के किरदार पे बात करें या ना करें, आप डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर बात करें या ना करें, लेकिन उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। और वो आपकी बातें जो हैं उन्हीं को सुन के फिर आपको जब आगे से जवाब देते हैं तो फिर वो बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, दीगर लोगों को भी बुरा लगता है। बहुत सारे लोग हम पे भी तनकीद करते हैं। भाई राइट है, हम भी तो देखें ना, सब पे तनकीद करते हैं। अगर कोई हम पे तनकीद कर रहा है तो हमें इतना छुई मुई नहीं होना चाहिए। हर किसी का राइट है कि वो अपनी राय का इजहार करे। अच्छा जी, आखिर में एक बड़ी परेशान कुन खबर है। आपको पता है कि फलस्तीनी जो है वो बहुत सारे इस वक्त इसराइली जेलों में हैं, और अक्टूबर 2023 के बाद से तो बहुत सारे फलस्तीनी गायब हैं, कुछ इसराइली जेलों में हैं। अब कुछ डेटा सामने आया है और गार्डियन ने उसको रिपोर्ट किया, और ये डेटा कतन जिसे आप कहते हैं ना कि वो जामे डेटा नहीं है, ये पूरा डेटा नहीं है। इस डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से तकरीबन 100 के करीब फलस्तीनियों की शहादतें हुई हैं, इसराइली जेलों के अंदर उनको मारा गया है।
100 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, 98 ये नंबर है। लेकिन गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो डेथ्स हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग गजा से मिसिंग है। जब इस्राएली फोर्सेज अंदर गए थे, ये लोगों को पकड़ के ले गए, लाके बंद कर दिया, वहां पे उनके साथ जिनसी इस्तेसाल हुआ, मारा गया लोगों को। बहुत सारी चीजें वेस्टर्न मीडिया में भी आ चुकी हैं। और ये सब कुछ किसकी मंशा से होता रहा, किसकी मर्जी से होता रहा, किस तरह मगरबी हुकूमतों ने इनकी एक तरह से तरफदारी की, इनको एक तरह से पुष्ट पनाही फराम की, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। तो जहां पे हम बात करते हैं कि वहां पे एक पीस प्रोसेस चल रहा है और एक अमन का मुआहदा हो गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इसराइल की जानिब से जो जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की जा रही है फलस्तीनियों के खिलाफ, वो जारी है। वो कतल रुकी नहीं है, गजा के अंदर भी जारी है और जो फलस्तीनी उनकी कैद में है उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। और ये एक रिपोर्ट जो है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जब हकीकी फिगर्स कभी सामने आएंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि कितना वहां पे जुल्म हुआ, कैसे कैसे वहां पे संगीन जराइम किए गए इसराइल की जानिब से, उनके इत्तेहादियों की जानिब से। इसराइल अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था ना। देखें, जब ये जुराइम हो रहे थे, जब ये जुल्म हो रहा था, इसराइल को कवर किसने दिया? अमेरिका ने दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन आती थी उसको कौन वीटो करता था? बार बार अमेरिका उसको वीटो करता था। और हम अमेरिका को जनाब नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं और हम बता रहे हैं कि जी ट्रंप बड़ा अमन पसंद है। भाई अमन पसंद होता तो वो पहले दिन इसराइल को मना करता कि भाई खबरदार जो अंदर गए। एक दिन अगर अमेरिका ये कह देना कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसराइल एक कार्रवाई नहीं कर सकता। जो भी इसराइल कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बैकिंग की वजह से कर रहा है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।